हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है डीईसी, उसमें जो सेकंड जो पेपर होता है डीईसी सेकंड, उसमें हम स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल के सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसका हम एक स्मार्ट रिवीजन करेंगे बिंदुवार। तो आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की अवधारणा और स्पेक्ट्रम। सबसे पहले WHO की परिभाषा क्या है, मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों का न होना नहीं बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है। यानी कि इसमें स्वास्थ्य के अंदर हम इसमें मेंटल, फिजिकल और सोशल तीनों का हमारा बैलेंस होना जरूरी होता है। और स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य कभी स्थिर नहीं होता, यह निरंतर कल्याण और कल्याण से बीमारी के बीच में बदलता रहता है। यानी कि इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, कभी बीमार या कभी स्वस्थ, ये चक्कर हमारा चलता रहता है। और उसके बाद में हम देखें कि स्वस्थ बच्चे की पहचान क्या होती है, कि एक बच्चा वह है जो अपनी उम्र के अनुसार अपने वातावरण में सामंजस्य बिठा सके। यानी कि स्वस्थ बच्चा है वह अपनी उम्र के अनुसार वातावरण के अंदर क्या बिठाएगा, सामंजस्य बिठाएगा। बीमारी का सबसे पहला संकेत होता है कि बच्चे का व्यवहार किस प्रकार से है। अगर बच्चे के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होता है, जैसे चिड़चिड़ापन, या बच्चे के अंदर जब भी कोई बीमारी का संकेत होता है तो सबसे पहले बच्चे के व्यवहार में चेंज आता है। यानी कि वो रोना स्टार्ट करेगा या ऐसे गुस्सा, ये सब करेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य के संकेतक। इसमें क्या होता है कि समाज की स्वास्थ्य स्थिति मापने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। एक आदर्श संकेतक के क्या क्या गुण है, वो वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। वैध मतलब कि वो सटीक परिणाम दे हर बार, मतलब अगर हम बार बार उससे अपनी हेल्थ जांच कर रहे हैं तो वो हर बार एक ही उसका आंसर हो। और विश्वसनीय मतलब हर बार समान परिणाम दे, ये नहीं कि मतलब अगर हम थर्मामीटर से अगर हमारा बुखार नाप रहे हैं तो वो अगर अभी नाप रहे हैं या फिर आधे घंटे बाद नाप रहे हैं तो वो उसका अलग अलग परिणाम मतलब दे। वो संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक की। इसमें शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर, तीनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। इसमें इसके कितने स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। सामुदायिक भागीदारी, अंतरराष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त तकनीक और समान वितरण। उसके बाद हम पोषण के मूल सिद्धांत और आहार योजना देखते हैं। इसमें आहार योजना के अंदर क्या होता है कि इसमें पोषक तत्वों की जरूरत, क्षेत्र, आय और व्यक्तिगत पसंद, इनके ऊपर ये आहार योजना डिपेंड करती है। RDA अनुशासित आहार सेवन, इसमें क्या होता है कि आवश्यकता प्लस सुरक्षित सीमा, इससे मिलकर ये क्या होता है, RDA मतलब ये होता है। फिर पौष्टिकता बढ़ाना बिना खर्च की, किण्वन, फर्मेंटेशन और अंतिम अंकुरण, यानी कि पौष्टिक बढ़ा सकते हैं। यानी कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें पौष्टिक आहार देना है लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो मतलब बढ़िया खाना खा सके, तो उनके लिए जिसमें खर्चा भी कम आए, तो उसके लिए सबसे अच्छा खाना जिसे पौष्टिकता बढ़ाए, उसमें क्या होता है, किण्वन किया हुआ, फर्मेंटेशन किया हुआ खाना और अंतिम अंकुरण किया हुआ खाना होता है ना, भोजन होता है, उसमें क्या होता है, पौष्टिकता सबसे ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब इनकी आवश्यकता शरीर में ज़्यादा होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब इनकी आवश्यकता खनिज, जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इनकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन और खनिज। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। इसमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और कितनी करता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, और कितनी करता है, 4 किलो कैलोरी करता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, लार से। लार में
कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज, जो पकी हुई स्टार्च पर मुंह में ही कार्य करना शुरू कर देता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुंह में जो लार बनती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। और एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसके ऊपर कार्य करता है? वो पकी हुई स्टार्च पर कार्य करता है। ठीक है। फिर भंडारण, स्टोरेज, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यानी कि अगर हम ग्लूकोज ग्रहण कर रहे हैं, अगर वो आवश्यकता से ज़्यादा अगर हमने ग्लूकोज को ग्रहण किया है तो वो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोटीन और इसके कार्य। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना, रिपेयर करना। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो शरीर को ऊर्जा देता है, और जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? शरीर की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है, उसकी शरीर की वृद्धि करता है। अब अंतिम उत्पाद, पचने के बाद प्रोटीन अपने सबसे छोटे रूप अमीनो एसिड में टूट जाता है। यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड की चेन से बना होता है। जो प्रोटीन है वो टूटेगा तो किसमें टूटेगा? अमीनो एसिड। यानी कि जो प्रोटीन है उसका सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? अमीनो एसिड होता है। फिर हम बात करते हैं एसेंशियल, आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इन्हें हम भोजन से लेना जरूरी होता है। ठीक है। और जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उसके स्रोत कौन कौन से हैं? पशु, एनिमल और प्लांट दोनों से हम क्या करते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड ग्रहण करते हैं। फिर है बेस्ट कॉम्बिनेशन, अनाज और दालों जैसी खिचड़ी को मिलाकर खाने से प्रोटीन की गुणवत्ता में बहुत सुधार होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं वो अनाज और दाल, इन दोनों को अगर हम मिलाकर खाते हैं तो उनमें हमें जो आवश्यक अमीनो एसिड है उनकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं वसा। वसा और उसका पाचन, ऊर्जा की मात्रा, यानी कि 1 ग्राम वसा है उसमें कितनी किलो कैलोरी होती है? 9 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी किलो कैलोरी होती है? वो 4 किलो कैलोरी। ठीक है। और वसा के अंदर कितना होता है? 1 ग्राम वसा के अंदर लगभग 9 किलो कैलोरी। यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है हमें? वसा देती है। ठीक है। तो वसा का पाचन क्या होता है? जैसे लीवर से निकलने वाला जो पित्त होता है बाइल, वो वसा को क्या करता है? छोटे कणों में तोड़कर पचाने में मदद करता है। यानी कि जो हमारा लीवर होता है उससे एक पित्त निकलता है बाइल, वो क्या करता है? वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पचाने में मदद करता है। वसा किससे बनी होती है? ये देखो, ये यहाँ से समझते हैं कि ये वसा है, इसके फैट ड्रॉपलेट, ये जो बाइल निकलेगा कहाँ से निकलेगा? लीवर से निकलेगा, और वो इसको क्या करेगा? उसके छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा। अब इंसुलेटर का कार्य, त्वचा के नीचे वसा की परत शरीर को गर्म रखती है। यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसके नीचे, मतलब जो स्किन होती है उसके नीचे क्या होता है? फैट होती है, और वो फैट क्या करती है? हमारे शरीर को गर्म रखती है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो मोटा जो आदमी होता है, मोटे जो भी लोग होते हैं, उनके मतलब स्किन के नीचे वसा की परत ज़्यादा मात्रा में बनती है, जिसके कारण उन्हें सर्दी कम लगती है। यानी कि वो शरीर को उन्हें गर्म रखती है। ठीक है। तो आगे बात करेंगे इसका भंडारण क्या होता है। अतिरिक्त वसा वह शरीर में त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होती है। ठीक है। जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा होती है वो किसके रूप में जमा होती है? एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होती है। अब हम बात करते हैं जल और आहार रेशा की। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में मुख्य घटक क्या होता है? जल होता है। शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा केवल पानी से बना होता है। और बात करते हैं निर्जलीकरण की। शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा अपनी लोच इलास्टिसिटी खो देता है। यानी कि हमारे मानव शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? पानी की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि पानी सोखकर मल को मुलायम करता है। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये रेशे की बात कर रहे हैं, फाइबर की बात। फाइबर क्या करता है कि ये क्या करता है कि हमारे जो शरीर के अंदर हम पानी लेते हैं उसको फाइबर क्या करता है? सोख लेता है और मल को मुलायम करता है और कब्ज को दूर करता है। तो फाइबर का सबसे जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है? कब्ज को दूर करना। ठीक है। और जो फाइबर होता है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से है? साबुत अनाज और छिलके वाली दालें। इसीलिए तो हम छिलके वाली दालें खाते हैं, ताकि उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन, जो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पानी में घुलनशील होता है, एक वसा में
घुलनशील होता है। वसा में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन की। उसमें आता है विटामिन सी, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कितना होता है? 2, विटामिन बी और विटामिन सी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। जो विटामिन सी क्या करता है? घाव भरने और शरीर में आयरन सोखने में मदद करता है। हमारे परीक्षा में सबसे पहले मतलब जो सीधा सीधा सवाल हमें देखने को मिलता है कि विटामिन सी का क्या कार्य है, तो विटामिन सी क्या करता है? घाव भरने का कार्य करता है और शरीर में आयरन सोखने में सहायक होता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी की। इसमें विटामिन बी है, विटामिन बी1 का क्या नाम होता है? थायमिन। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं हम? थायमिन। उसमें कार्बोहाइड्रेट उपापचय मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है ये बी1, ठीक है। फिर बात करते हैं बी2। बी2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या करता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तेज रोशनी से नष्ट हो जाता है। यानी कि तेज रोशनी में अगर जाते हैं या इसको ले जाते हैं बी2 को, तो ये तेज रोशनी में जाने से नष्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नियासिन की। नियासिन क्या करता है? शरीर के अंदर ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो नियासिन होता है वो किससे सिंथेसाइज होता है? ट्रिप्टोफैन से। ये याद रखने वाली चीज़ है और आपको डायरेक्ट याद रखनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड क्या करता है? नई लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? फोलिक एसिड। तो आपको याद रखना है कि पानी में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और सी। विटामिन बी को ही हम मतलब सब पार्ट में बांटते हैं, जिसमें विटामिन बी1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। थायमिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और विटामिन सी क्या करता है? घाव भरने और आयरन सोखने में महत्वपूर्ण है। विटामिन बी2 किसके प्रति संवेदनशील होता है? लाइट के प्रति संवेदनशील होता है। और नियासिन ये किसको सिंथेसिस करता है? ट्रिप्टोफैन को। और फोलिक एसिड क्या करता है? फोलिक एसिड क्या करता है? नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विटामिन 2 जो वसा में घुलनशील होता है। उसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसमें होता है? हरी और पीली सब्जियों में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? हरी और पीली सब्जियों में, जो शरीर में जाकर विटामिन ए बनाता है, ठीक है। गाजर खाते हैं, गाजर में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए ही होता है, ठीक है। तो बाद में हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन। इसका क्या कार्य होता है? हड्डियों द्वारा कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यानी कि हम बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है तो धूप में बैठो, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन बोलते हैं। और सनशाइन विटामिन विटामिन डी में क्या होता है? ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। और ये ट्रिक आपको याद होगी, KEDA, केडा, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE, K। और इसकी कमी से, विटामिन जो डी है उसकी कमी से बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स। क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। उसमें क्या होता है? हड्डियां मुड़ जाती है। अब आगे है विटामिन ई। यह वसीय अम्ल और विटामिन ए व सी को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ए और सी को नष्ट होने से बचाता है। अब आगे हम बात करेंगे खनिज पदार्थ, मिनरल्स की। शरीर में कुल शारीरिक वजन का लगभग 4 से 8% क्या होता है? खनिज होता है। तो हमारी जो पूरा शरीर है उसमें कितने परसेंट, मतलब हमारे वजन का कितने परसेंट खनिज पदार्थ होते हैं? 4 से 6%। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बीमारियों से बचाना और शरीर को कंट्रोल करना, यानी कि रेगुलेटरी। शरीर को बीमारियों से कौन बचाएगा? ये खनिज पदार्थ है, वही बचाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि सबसे अधिक मात्रा, ढांचे के कारण शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। कैल्शियम की तरह इसका भी 60% से अधिक हिस्सा हड्डियों में संग्रहित होता है। यानी कि क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम है वो कहाँ संग्रहित होता है? उसका 60% से अधिक हिस्सा बोन्स के अंदर संग्रहित होता है। अब खनिज पदार्थ में बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम का कौन सा स्थान, ये कहाँ पाया जाता है? ये अंतःकोशिकीय द्रव, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। और इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? नारियल पानी। नारियल पानी में सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है। और पोटेशियम कहाँ पाया जाता है? अंतःकोशिकीय द्रव।
में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आयरन की। इसका कौन सा स्थान है? ये रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में मिलता है। आयरन हीमोग्लोबिन में मिलता है सबसे ज़्यादा। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। खून की कमी, जीभ और नाखून फीके पड़ने लग जाते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सा रोग हो रहा है? एनीमिया रोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आयोडीन की। गर्भावस्था में इसकी कमी से शिशु का मानसिक शारीरिक विकास रुक जाता है, जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रेटिनिज्म क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाली एक बीमारी होती है, जो गर्भावस्था में शिशु का अगर मानसिक और स्वास्थ्य शारीरिक विकास रुक जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। अब आगे बात करते हैं कि गर्भावस्था में शारीरिक परिवर्तन और पोषण। पोषक तत्वों की मांग मुख्य रूप से दूसरी तिमाही से बच्चे की वृद्धि के कारण तेजी से बढ़ती है। दूसरी तिमाही में बच्चे का वजन भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण मतलब माता को और ज़्यादा पोषक पदार्थ खाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसमें पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो बच्चे में पूरी होने लगती है। ठीक है, अब बीएमआर का बढ़ना। भ्रूण और मातृ ऊतकों की वृद्धि के कारण शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, भ्रूण और मातृ ऊतकों की वृद्धि के कारण शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं को रोजाना कितनी आवश्यकता होती है? प्लस 300 किलो। यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसको जितनी भी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसके अतिरिक्त उसको प्लस 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बीएमआर का बढ़ना, भ्रूण और ऊतकों की वृद्धि के कारण शरीर की अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए हमारे शरीर का जो बीएमआर होता है वो भी बढ़ जाता है। और रक्त में वृद्धि, ब्लड वॉल्यूम लगभग 30% बढ़ जाता है, इसलिए अधिक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो गर्भवती महिलाओं को आयरन की दवाई दी जाती है। ठीक है, जिसमें उसमें क्या होता है? आयरन की मात्रा जरूरत के अनुसार बनी रहे। अब गर्भावस्था में हम पढ़ेंगे खतरे और समस्याएं कौन कौन सी आती है। किस खतरे के संकेत? इसमें क्या होता है कि चेहरे और उंगलियों पर अगर सूजन है, हाई बीपी है, तो क्या होता है? ये खतरे के निशान होते हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इमरजेंसी, अगर तुरंत अस्पताल हम बच्चे को और उसकी माँ को कब ले जा सकते हैं? गर्भावस्था के अंदर। यानी कि यदि योनि से रक्तस्राव, वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो हमें तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे कि प्री एक्लेम्पसिया, इसमें 3 लक्षण इसके होते हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर, एक सूजन, एक मूत्र में प्रोटीन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सामान्य छोटी समस्या। अगर हार्मोन बदलाव से पाचन धीमा होना, सीने में जलन होना, ये क्या है? छोटी समस्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे का जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो सीने में जलन, पाचन धीमा होना, ये समस्या तो नॉर्मल होती है। अब आगे बात करेंगे वजन वृद्धि। पूरी गर्भावस्था के दौरान लगभग 12 केजी वजन बढ़ना उचित है। कि हमारा वजन पहले अगर ऐसे मानो कि 50 किलो है, अगर हम प्रेग्नेंट है तो हमारा वजन लगभग 62 किलो 63 किलो इतना होना चाहिए। यानी कि गर्भावस्था के दौरान 12 किलो वजन बढ़ना उचित माना जाता है। अब आगे बात करेंगे मातृ मृत्यु दर, एमएमआर। गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु को दर्शाया जाता है। यानी कि अगर गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के टाइम अगर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होती है? मातृ मृत्यु दर के अंदर हम इसको इंडिकेट करेंगे। आगे बात करेंगे हम प्रसव के चरण, स्टेज ऑफ लेबर। हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। हार्मोन श्रोणि के लिगामेंट को ढीला करता है ताकि डिलीवरी आसान हो। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी होती है महिला की, तो जो श्रोणि पेल्विक रीजन को, लिगामेंट को जो ढीला करता है वो कौन सा हार्मोन होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन है वो श्रोणि पेल्विक की लिगामेंट को ढीला करता है ताकि डिलीवरी आसान हो सके। प्रसव का दूसरा चरण में बच्चे के जन्म के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी क्वेश्चन सीधा आता है कि प्रसव का दूसरा चरण कब समाप्त होता है? बच्चे के जन्म के साथ ही समाप्त हो जाता है। गर्भनाल, गर्भनाल है वो बच्चे के जन्म के 30 मिनट के भीतर गर्भनाल बाहर आ जानी चाहिए। यानी कि गर्भनाल है वो कितने मिनट के अंदर बाहर आ जानी चाहिए? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके लगभग 30 मिनट के अंदर वो गर्भनाल बाहर आ जानी चाहिए। चौथा चरण है कि प्रसव के बाद का पहला 1 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए ताकि ब्लीडिंग चेक हो सके। चौथा चरण यानी कि 1 घंटा जो होता है ना प्रसव के बाद का, वो ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि महिलाओं को मतलब ताकि ब्लीडिंग वगैरह वो चेक हो सके। अब बाद में बात करते हैं हम नाल काटना। संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा कीटाणु रहित ब्लेड का इस्तेमाल करें ताकि
कोई भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा न रहे। ठीक है। अब नवजात शिशु की देखभाल कैसे करेंगे? कि गर्मी का स्रोत, नवजात शिशु के लिए गर्मी का सबसे प्रभावी स्रोत क्या होता है? माँ का शरीर। माँ के शरीर से ही बच्चे को सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। उच्च जोखिम वाले शिशु जिनका जन्म समय से या पहले हो, जिसका जन्म अगर समय से पहले हो गया हो, या जिनका वजन 2.5 kg से कम हो, तो वो उच्च जोखिम वाले बच्चे होते हैं। अगर जिनका नॉर्मली हम देखते हैं कि गर्भावस्था जो पीरियड होता है वो 9 महीने का होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म है वो 8वें महीने में, 7वें महीने में होता है, तो उसमें मतलब किसी चीज़ की कमी या कोई अंग है वो पूरी तरह से विकसित ना हो, और कोई प्रोटीन, विटामिन या मतलब और चीज़ की जो कमी हो वो, या उसका वजन जो 2.5 kg से कम हो, तो वो बच्चे उच्च जोखिम वाले बच्चे किस श्रेणी में हम रखेंगे। आगे हम बात करते हैं प्रतिरक्षा की। तो माँ से मिली एंटीबॉडीज शिशु की शुरुआती 3 महीने तक की रक्षा करती है। बाद में मतलब बच्चे को क्या करना है, उसकी शरीर की खुद रक्षा, उसके अंदर मतलब जो एंटीबॉडी बनेगी वो ही उसकी शरीर की रक्षा करेगी। तो माँ से मिली जो एंटीबॉडी है वो शिशु की 3 महीने तक की रक्षा करती है। मामूली बीमारी ओरल थ्रस, अगर मुंह में सफेद फंगस जमना नवजात की क्या होती है? आम समस्या होती है। ठीक है। अब बाल मृत्यु दर 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर कितने वर्ष के बच्चों को दर्शाता है? 1 से 4 वर्ष के बच्चों को। अब शिशु आहार और स्तनपान की बात करते हैं हम, कि 4 से 6 महीने तक सर्वोत्तम भोजन क्या होता है? माँ का दूध ही होता है। ठीक है। 4 से 6 महीने के बच्चे को हमें सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं। फिर बात करते हैं कोलेस्ट्रम की। तो माँ का शुरुआती पीला दूध होता है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को पिलाना चाहिए। और स्तनपान के दौरान डाइट, दूध के सही निर्माण के लिए माँ को प्रतिदिन कम से कम 3 लीटर तरल पदार्थ लेना चाहिए। 3 लीटर तरल पदार्थ। अगर माँ मतलब तरल पदार्थ जितना ज्यादा लेगी उतना ही अधिक क्या बनेगा? दूध बनेगा। और फोलिक एसिड का क्या रोल होता है गर्भावस्था के अंदर? गर्भावस्था में कोशिकाओं के विभाजन में सहायक होता है फोलिक एसिड, इसीलिए मतलब प्रेग्नेंट महिलाओं को फोलिक एसिड की अधिक आवश्यकता होती है। अब खतरे की बात करेंगे बच्चे में, कि सोते समय हम बोतल से दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो उसमें मतलब क्या खतरा रहता है? कि बच्चे में को घुटन, चोकिंग और दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए बच्चे को सुलाकर, ये जो नींद में होता है बच्चा, तब उसको बोतल मुंह में नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पूरक आहार, सप्लीमेंट्री और टोडलर पोषण की, यानी कि 9 से 12 महीने है, 6 महीने तक तो हम बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाते हैं, और 9 से 12 महीने में अर्ध ठोस से ठोस की तरफ देते हैं। यानी कि जैसे बेसिक मिक्स होता है, जैसे अनाज और दालों का पतला संयोजन, यानी कि हम खिचड़ी बना दे बच्चों को, या फिर दाल चावल मिला के, मतलब जो अर्ध ठोस भोजन होता है उसका संयोजन बच्चों को पहले खिलाए, ताकि उसकी मसूड़े वगैरह मजबूत हो सके और वो खाने धीरे धीरे खाने लग जाए। अब शुरुआत कितनी होती है? 4 से 6 महीने के अंदर होती है। ठीक है। शिशु आहार यह बच्चों के लिए आंगनबाड़ी से मिलने वाला प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स मतलब जो बच्चों को आंगनबाड़ी के अंदर जो संपूर्ण पोषण आहार मिलता है, जो दलिया वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमिक्स बोलते हैं। अब टोडलर का भोजन का समय क्या होना चाहिए? आरामदायक और सुखद होना चाहिए, यानी कि वो बच्चा है वो भोजन को एकदम आरामदायक तरीके से और खुशी खुशी वो मतलब भोजन को कर सके। अब टोडलर को मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मसालेदार भोजन खाने से उसके पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और प्री स्कूल के बच्चे समूह में बेहतर खाना पसंद करते हैं, यानी कि वो एक बच्चे दूसरे बच्चे को देखकर खाना सीखता है कि अच्छा ये ऐसे खा रहा है तो मुझे भी मतलब इस तरीके से खाना चाहिए। इस समूह में ज्यादा सीखते हैं बच्चे। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच और बाल रोग पर, यानी कि सबसे पहले स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड की बात करेंगे। प्रत्येक बच्चे का वजन, हाइट और टीकाकरण दर्ज करने के लिए कार्ड होना चाहिए। इसमें बच्चे का वजन, हाइट और टीकाकरण सभी की जानकारी होती है। अब प्लस रेट, नाड़ी दर, 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए सामान्य प्लस रेट कितनी होती है? 80 से 90 प्रति मिनट होती है। 4 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए 80 से 90 प्रति मिनट। अब बीसीजी का टीका, ये पैदा होते ही बच्चे को टीबी, क्षय रोग से बचाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाते हैं हम? ताकि टीबी से बच्चे का बचाव हो, उसके क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण जो होता है। अब बात करते हैं गंदे पानी और भोजन से बीमारियां। दूषित खाने पीने से क्या कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड और हैजा। दूषित और गंदे जल से टाइफाइड और हैजा बीमारी फैलती है। अब पोषण से भरपूर बच्चों के लिए गेहूं, बेसन, मूंगफली और पालक पाउडर के लड्डू सबसे उपयुक्त स्नैक है। ठीक है। चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह ये सब बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। मुख्य कारण, बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की भारी कमी।
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग पैदा होने से लेकर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में ही मतलब ये प्रोटीन ऊर्जा की भारी कमी देखी जाती है। इसमें 2 प्रकार से प्रोटीन की जो कमी है उसमें 2 प्रकार से रोग होता है, एक तो होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोरकर। मेरास्मस में क्या होता है कि इसके अंदर उसके शरीर का सूखना, मांसपेशियों का क्षय, ये मेरास्मस की लक्षण है। और क्वाशियोरकर में इसमें क्या होता है, चांद जैसा चेहरा, सूजन और त्वचा में बदलाव होने लगता है। ये सब क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है मेरास्मस और क्वाशियोरकर। अब सब क्लिनिक PEM की पहचान, जब बीमारी बाहर से न दिखे तो सिर्फ शरीर का वजन नाप कर पकड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि शरीर के वजन में अगर अचानक से कमी हो रही है या जो वजन है वो अचानक से मतलब बढ़ रहा है तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि बीमारी को पहचान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज DEC सेकंड जो है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देकर उसकी कॉन्सेप्ट की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद।